कभी सोचा है कि कोई कहानी इतनी दमदार हो सकती है कि वो सच लगने लगे, बल्कि सच बन जाए। आज हम आर.के. लक्ष्मण की जबरदस्त कहानी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी में आखिर कितनी ताकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हैं इस दुनिया को बनाने वाले आर.के. लक्ष्मण साहब और दूसरी तरफ एक इशारा कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ का। एक ऐसी कहानी जो इमेजिनेशन और रियलिटी मतलब कल्पना और हकीकत के बीच की सारी हदें मिटा देगी। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या कोई कहानी, सिर्फ एक कहानी, इतनी पावरफुल हो सकती है कि इंसान डर के मारे भाग खड़ा हो? सोचिए जरा। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं और मिलते हैं हमारे दो मेन किरदारों से। एक है बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी और दूसरा उसका हरफन मौला साथी। तो सबसे पहले है महेंद्र, एक जूनियर सुपरवाइजर हैं जिनका काम ही है एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरी साइट पर घूमते रहना। अब सोचिए, अकेले हैं, कोई तामझाम नहीं, और यही अकेलापन उन्हें कहानी सुनने के लिए एक परफेक्ट ऑडियंस बना देता है। और फिर आता है ईश्वरन, महेंद्र की असली दौलत। मतलब वो सिर्फ एक कुक नहीं था, वो एक जादूगर था। कहीं से भी ताजी सब्जियां ले आता, शानदार खाना बनाता। महेंद्र जहां जाता, ईश्वरन बिना किसी शिकायत के उसके साथ जाता। कपड़े धोना, घर संभालना, सब कुछ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी कहानियां। वो महेंद्र के अकेलेपन का, उसकी बोरियत का एक ही इलाज था। तो सवाल यह है कि ईश्वरन की कहानियों में ऐसा क्या खास था? आखिर वो मामूली सी बातों को इतना शानदार कैसे बना देता था? इसका राज छिपा है उसकी किताबों में। उसे तमिल थ्रिलर पढ़ने का जबरदस्त शौक था और वही अंदाज उसके बातों में भी आ गया था और यही उसका स्टाइल था। यहां देखिए, एक सीधी सादी बात कि मैंने सड़क पर एक गिरा हुआ पेड़ देखा। ईश्वरन उसे कैसे सुनाता? अचानक मुझे सड़क पर एक विशाल झाड़ीदार जानवर लेटा हुआ दिखा। देख रहे हैं, सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन। एक गिरा हुआ पेड़ भी उसकी कहानी में एक मॉन्स्टर बन जाता था। और फिर आती है उसकी मास्टरपीस कहानी, एक पागल हाथी की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वो पूरा माहौल बनाता था, अपनी जगह के बारे में बताता, वहां के हाथियों के बारे में, ताकि सुनने वाला पूरी तरह से कहानी में डूब जाए। वो बताता कि कैसे एक हाथी पागल होकर शहर में घुस आया, बाड़ें तोड़ दी, दुकानें उजाड़ दी और फिर एक स्कूल की दीवार तोड़कर अंदर पहुंच गया, जहां बच्चे और टीचर डर के मारे छत पर भाग गए। और सबसे मजेदार बात, ईश्वरन ये सब बताते हुए खुद एक्टिंग करने लगता था, हाथी की तरह पैर पटकता, मानो सब कुछ अभी यहीं हो रहा हो। और कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब छोटा सा ईश्वरन, हाँ हमारा कहानीकार, एक टीचर के हाथ से बेंत छीनकर उस पागल हाथी का सामना करने के लिए नीचे दौड़ पड़ता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। और फिर क्या हुआ? ईश्वरन ने बस एक झटके में हाथी के तीसरे पैर के नाखून पर जोर से मारा और वो विशाल जानवर कांपकर वहीं ढेर हो गया। यकीन होता है? और ईश्वरन का यही स्टाइल था। वो अक्सर कहानी को ऐसे ही किसी मोड़ पर छोड़ देता और फिर बाद में मुस्कुराते हुए खत्म करता। जब महेंद्र पूछता कि ये कैसे हुआ, तो उसका जवाब सुनिए। कहता, सर ये एक जापानी आर्ट है, कराटे या जूजित्सु जैसा कुछ। इससे नर्वस सिस्टम कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। मतलब कहानी जितनी शानदार, उसका एक्सप्लेनेशन उतना ही जबरदस्त। तो बात यह है कि कहानियां सच थीं या झूठ, इससे महेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ईश्वरन टीवी से भी बढ़कर था। उसका पूरा मनोरंजन हो जाता था और उसे क्या चाहिए था? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात आई। एक बढ़िया खाने के बाद ईश्वरन ने एक ऐसी कहानी छेड़ दी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उसने बड़े आराम से कहना शुरू किया, सर पता है, ये जो पूरी फैक्ट्री एरिया है ना, ये कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। और फिर उसने दावा किया कि उसे तो रास्ते में अक्सर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां मिलती रहती हैं। और फिर उसने बताया उस भूत के बारे में, एक औरत का भूत जो पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। बदसूरत, उलझे हुए बाल, मुरझाया हुआ चेहरा, और सबसे डरावनी बात, उसकी गोद में एक भ्रूण होता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? अब ये सुनकर महेंद्र का दिमाग घूम गया। वो तो प्रैक्टिकल आदमी था। उसने ईश्वरन को डांट दिया, पागल हो गए हो क्या ईश्वरन? भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। लेकिन कहानी का असर तो हो चुका था। अब शुरू होता है असली खेल, दिमाग का खेल।
महेंद्र की सारी बहादुरी, सारा तर्क अब धीरे धीरे एक अनजाने डर के आगे पिघलने लगा था। ये देखिए, फर्क साफ है। पहले महेंद्र को पूर्णिमा की रातें बहुत पसंद थी, वो बाहर के नज़ारे देखता था। लेकिन कहानी सुनने के बाद वो खिड़की से बाहर झांकने से भी डरने लगा। उसकी चैन की नींद उड़ गई थी। ईश्वरन की कहानी ने उसके दिमाग में जड़ें जमा ली थीं। और फिर वो रात आती है, वो रात जब कल्पना और हकीकत के बीच का पर्दा पूरी तरह से हट जाता है। आधी रात को महेंद्र की नींद एक आवाज से खुलती है, एक धीमी कराहने की आवाज और तेज होती जाती है। हिम्मत करके जब महेंद्र खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक काली धुंधली सी परछाई दिखती है जिसके हाथ में कुछ है। बस उसका खून सूख जाता है। वो बिस्तर पर गिर पड़ता है और खुद को समझाता है कि ये बस एक सपना था। मगर अगली सुबह तो और भी भयानक थी। ईश्वरन उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ मिलता है और कहता है, सर, याद है मैंने आपको उस औरत के भूत के बारे में बताया था? वेल, कल रात आपने उसे खुद देख लिया। और बस यही वो पल था। महेंद्र की सारी हिम्मत, सारा तर्क, सब कुछ टूट गया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऑफिस गया, अपना इस्तीफा दिया और फैसला कर लिया कि अगले ही दिन वो उस भूतहा जगह को छोड़कर चला जाएगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या वो भूत सच में था, या ये ईश्वरन का कोई मजाक था, या फिर ये सब सिर्फ महेंद्र के डरे हुए दिमाग की उपज थी? कहानी इसका जवाब नहीं देती। ये बस हमें ये दिखाती है कि एक अच्छी कहानी, एक कही हुई बात कितनी खतरनाक हो सकती है।